Hi friends, you are welcome in my YouTube channel e-learning with अक्की। दोस्तों, आज से हम यूपी पीसीएस पर पूरा का पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, मतलब यूपी पीसीएस पर पूरी क्लास लगाएंगे। तो आज उसमें यूपी पीसीएस का पहला लेक्चर है। हमारे वीडियो का आज पहला लेक्चर है यूपी लेक्चर 1। इस पर पहला लेक्चर है दोस्तों हम कुछ भी तैयारी करने से पहले देखते हैं कि तैयारी करें कैसे। तैयारी करने का जो पहला फंडा होता है वो क्या होता है, हम तैयारी करें कैसे, तैयारी की शुरुआत कैसे करें, हमें पढ़ना क्या है, बनना क्या है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। मतलब सबसे ज़रूरी क्या है, गोल। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, ना कि इधर उधर भटकने के लिए कोई सब गोल नहीं होना चाहिए हमारे पास। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हो। जैसे हम घर से निकले, मान लो हमारा घर इलाहाबाद में है, हम वहाँ से निकले दिल्ली आने के लिए, यूपी पीएससी की तैयारी करने के लिए। दिल्ली आने के लिए इलाहाबाद से निकले। इलाहाबाद से निकलते हैं, रास्ते में एक दोस्त लखनऊ में मिल जाता है, एक दोस्त कानपुर में मिल जाता है, एक दोस्त हम गाज़ियाबाद में देख लेते हैं। तो ये जो हमारे सब गोल्स हैं, इसे मत ध्यान दो। मेरे कहने का क्या मतलब है, जब आप इलाहाबाद से निकले दिल्ली तक का रास्ता लगभग आपको 12 घंटे में तय कर सकते हो। 12 घंटे में तय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों से मिलने के लिए आपने लखनऊ में रुके, 2 दिन यहाँ लगा दिए घूमने टहलने में, कानपुर रुके 2 दिन यहाँ लगा दिए घूमने टहलने में, और गाज़ियाबाद भी 1 दिन आपका वेस्ट हो गया। आपका जो यात्रा पहले आप अपने गोल को 12 घंटे में क्लियर कर सकते थे, अब उसी गोल को पाने के लिए आपको 12 घंटे तो ये यात्रा का खर्च लगा, ऊपर से 2 दिन इधर और 1 दिन इधर, 5 दिन, मतलब 5.5 दिन आपको, कितने 5.5 दिन आपको लग गए। हो सकता है आप ऐसा इस सब गोल को ही अपना मेन पॉइंट बना दें। दोस्त बोलेगा क्यों जा रहे हो दिल्ली, यहीं सब कुछ है, यहीं पे आ जाओ लखनऊ। तो आप हो सकता है अपने गोल तक ना पहुंच सको और यहीं आपका स्टॉप हो जाए। मेरे कहने का क्या मतलब है दोस्तों, आप कभी भी इधर उधर टाइम पास मत करिए, आप सीधा अपने गोल पे ध्यान दीजिए। और मतलब अगर यूपी पीएससी करने आए हो, मतलब यूपी पीसीएस, जिसे कौन कराता है, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस करने आए हो, तो आप पीसीएस को ही ध्यान में रखो, ना कि पीसीएस को ही ध्यान में रखो, ना कि एसएससी। मतलब आपको अपने गोल के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट होना चाहिए। चलो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारा लेक्चर हिस्ट्री के ऊपर है। तो हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे आज लेक्चर फर्स्ट में, हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में देखेंगे दोस्तों, पहले मतलब एकदम शुरुआत से ही प्राचीन हिस्ट्री से, तो इसमें प्रागैतिहासिक काल आप देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद मतलब हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है इसे देखेंगे, और इसके बाद इसमें आज ही हमारा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब हम अगले लेक्चर में इतिहास में इंटर कर जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, इतिहास में इंटर करने का क्या मतलब है, आपका हिस्ट्री 3 पार्ट में बटा होता है। एक प्रागैतिहासिक काल, और एक होता आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या होता है, ऐतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, इसमें लिखित विवरण तो होता है, लिखित विवरण हमारे पास, लिखित विवरण इसमें नहीं होता।
और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित विवरण होता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित विवरण होता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसमें लिखित विवरण भी होता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो अंतर आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। अब आप बताओगे प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों आएगा आपका पाषाण काल, पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मतलब लगभग ये जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व के पहले की चीज़ है। और ये जो है 2500 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व की पूर्व का काल है। और ये जो है ये 600 ईसा पूर्व के बाद का काल है, जो आपका चालू होता है बुद्ध का काल, जैन का काल, महावीर जैन का काल, और उसके बाद का काल मतलब मौर्य काल। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी इतिहास। तो आज हम देखेंगे क्या क्या, पाषाण देखेंगे और क्या देखेंगे, सिंधु और वैदिक सभ्यता। दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि अगर पाषाण काल में ये कोई मतलब लिखित विवरण नहीं पाया गया है तो इसके बारे में हमें बताया कैसे जाता है, और इसमें लिखित विवरण पाया गया है तो पढ़ा ही नहीं जा सका है तो बताया कैसे जाता है। इसका दोस्तों कुछ अनुमान होता है, अनुमान होता है, और कुछ जो अवशेष प्राप्त होते हैं, अवशेषों को देखकर इनके बारे में मतलब अनुमान लगाया जाता है। दोनों एक तरह से अनुमान ही है, ये टोटल अनुमान ही होता है, जो मतलब इनका जो भी ग्रंथ वगैरह मिले हैं उसमें अनुमान लगाया जाता है। और ये जो है ये अवशेष जो पाए जाते हैं, अवशेष के बारे में एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वही इतिहास का आधार बनता है, इनके बारे में पढ़ने का आधार बनता है। और पाषाण काल सभ्यता जो टोटल अवशेष पर आधारित है, अवशेषों के अनुमान पर आधारित है। इसे दोस्तों पाषाण क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें पत्थर बहुत सारे पत्थर के औजार जो भी मिले हैं वो पत्थरों के मिले हैं औजार वगैरह, तो इसलिए इसे पाषाण सभ्यता बोला गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया। आज का वीडियो दोस्तों हमारा मैं एनालिसिस करके पुराना जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, पुराने जो क्वेश्चन है जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर मतलब 2019 के पहले जो भी आए हैं, इसका मैंने एनालिसिस करके जो इम्पोर्टेंट है बस उस पर ही मैंने बनाया है, मतलब उस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं कोई भी फालतू चीज़ इसमें नहीं डालूंगा, मतलब बेफालतू का ज्ञान नहीं डालूंगा इसमें केवल इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए लाभदायी है बस उतना ही डालूंगा। और उसके अलावा जो आगे जो आने की संभावना है, आगे जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा संभावना है बस उसको मैंने इसमें डाला है। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना दोस्तों। तो पाषाण काल जैसा कि मैंने बताया कि पत्थर के जो औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, पत्थर के जो उपकरण मिले हैं उनके आधार पर इनको बहुत सारे पत्थर के उपकरण मिले हैं, तो इसलिए इन्हें पाषाण काल बोला जाता है। अब उपकरण कई प्रकार के मिले हैं, तो इसके आधार पर उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक पूरा पाषाण काल, उसके अलावा क्या है मध्य पाषाण काल, उसके अलावा क्या है नवपाषाण काल। 3 पाषाण कालों में बांटा गया है।
3 पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होता है दोस्तों, इसमें बड़े बड़े पत्थर के औजार मिलते हैं, बड़े बड़े। मध्य पाषाण काल में इसमें छोटे छोटे फलक का आकार के मिलते हैं, और नव पाषाण काल में खुरचनी वगैरह मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल में दोस्तों हस्त कुठार मिलते हैं, हस्त कुठार। इसे चापल चापिंग क्या बोला भी जाता है, चापल चापिंग। और इसमें फलक बहुत ज़्यादा मिले हैं, फलक इतने ज़्यादा इसमें फलक मिले हैं, इसलिए इसको जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों, इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है, फलक संस्कृति। और नव पाषाण काल में क्या मिला है, खुरचनी जैसे बहुत छोटे छोटे औजार। इसमें हत्थे वगैरह लगा के इसका प्रयोग किया जाता था। और इसमें पूरा पाषाण काल में जो है शिकार मुख्यतः क्या था, इनका अर्थ मतलब इनका जो भी कार्य था, अर्थव्यवस्था था, व्यवसाय था, वो क्या था, शिकार पर आधारित था। खाद्य संग्रहण केवल करते थे, ये शिकार पर आधारित था। और इसी समय दोस्तों आग की खोज होती है, आग की खोज। लेकिन दोस्तों आग की खोज का जो प्रयोग है वो कब होता है, नव पाषाण काल में प्रयोग होता है, प्रयोग नव पाषाण काल में होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पशुपालन की शुरुआत होती है, पशुपालन की शुरुआत होती है। और इसमें कृषि का आविष्कार होता है, कृषि का आविष्कार। दोस्तों ध्यान से देखना, ये सारे काम आएंगे आपको पेपर में, एग्जाम में बहुत फ़ायदा करने वाला है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना कहाँ क्या क्या हो रहा है। खोज दोस्तों चालू होती है 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में खोज होती है, इसकी खोज की शुरुआत होती है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की शुरुआत। और सबसे पहले जो है सोहन घाटी, ये कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में है। तो सोहन नदी घाटी में चापल चापिंग पेबुल संस्कृति, मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर के औजार मिले थे, चापल चापिंग उपकरण मिले, चापिंग उपकरण। इसे चापल चापिंग पेबुल संस्कृति भी बोला जाता है दोस्तों। तो ये सबसे पहले कब मिले, सोहन घाटी में, और कब मिले, 1863 में। यहाँ से शुरुआत होती है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। और सबसे पहले ये कहाँ है, सोहन घाटी दोस्तों, ये पंजाब में है। पंजाब कौन से, पाकिस्तान के पंजाब में, ये भारत के पंजाब में नहीं। और सर्वप्रथम मद्रास में दोस्तों, मद्रास के पल्लावरम में, कहाँ, मद्रास के पास है पल्लावरम, मद्रास के पास पल्लावरम में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए। पूरा पाषाणकालीन उपकरण का मतलब हैंड एक्स प्राप्त हुए। इसे रॉबर्ट 1863 में किसने खोजा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा सर्वप्रथम 1863 में। कहाँ, मद्रास के मदुरै के पास स्थित है पल्लावरम में। और उसके बाद किंग ने खोजा, क्या खोजा किंग ने कहाँ, अतिरपक्कम। किंग ने अतिरपक्कम में पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजा, मतलब इन्होंने भी क्या खोजा, हैंड एक्स खोजा। हैंड एक्स किंग ने खोजा। उसके बाद वेलन लोहदा नाला क्षेत्र में, वेलन लोहदा नाला क्षेत्र में भी पाषाणकालीन उपकरण की खोज हुई।
यहाँ से अस्थि की बनी, किसकी? हड्डी की बनी, मतलब अस्थियों की बनी, अस्थि की बनी मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। ये दोस्तों ध्यान देना, ये किसकी बनी है? अस्थियों की बनी है मातृ देवी की मूर्ति। कहाँ से मिला? बेलन के लोधा नाला क्षेत्र से। और इसे जो मातृ देवी की मूर्ति, इसे इस समय भी आप देख सकते हो कहाँ? कौशाम्बी संग्रहालय में, कौशाम्बी संग्रहालय में आप आज भी इसे देख सकते हो। मातृ देवी की मूर्ति आज भी वहाँ सुरक्षित पड़ी हुई है। और मानव अस्थि पंजर, ये जो अस्थि थी ये मानव, इसके अलावा मानव अस्थि पंजर, ये मानव की अस्थि नहीं थी दोस्तों। और मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम जो उपकरण में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है, मानव अस्थि पंजर का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है मध्यपाषाण काल का मिला हुआ है। कब का? मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का मिला हुआ। और ये जो थी, ये अस्थि जो मिली थी, ये मानव की अस्थि नहीं थी, और ये पूरा पाषाण काल में मिली थी, पूरा पाषाण काल। और ये मध्यपाषाण काल में मिली हुई है। गुजरात के लंघनाज से, कहाँ? लंघनाज, लंघनाज क्षेत्र से दोस्तों क्या मिला हुआ है? पशुओं की हड्डियां मिली हुई हैं, पशुओं की हड्डियां, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य कब्रिस्तान मिला हुआ है। और मिट्टी के बर्तन, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन। और यहाँ से 14, जो ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो यहाँ से मिला है, गुजरात के लंघनाथ क्षेत्र से 14 मानव कंकाल मिले हैं, मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात के लंघनाथ क्षेत्र से दोस्तों मिले हुए हैं। और उसके बाद देखते हैं प्रतापगढ़ से मिला हुआ। प्रतापगढ़ कहाँ? यूपी से, प्रतापगढ़ यूपी से मिला हुआ है। यहाँ पे एक क्षेत्र है मादहा, मादहा क्षेत्र, यहाँ से हड्डी और सींग मिले हुए हैं, हड्डी और सींग, हड्डी और सींग मिला हुआ है यहाँ मादहा क्षेत्र से। और इसको जी.आर. शर्मा थे, सॉरी, इसको मादहा क्षेत्र को जी.आर. शर्मा साहब ने 3 क्षेत्रों में बांटा है। एक हो गया झील क्षेत्र और एक हो गया कब्रिस्तान क्षेत्र, कब्रिस्तान क्षेत्र, और एक बूचड़खाना क्षेत्र, सॉरी, बूचड़खाना क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र। ये दोस्तों झील क्षेत्र, ये जहाँ से तालाब वगैरह के साक्ष्य मिले उसे झील क्षेत्र बता दिया मैदाह में, और जहाँ से कब्र के साक्ष्य मिले वो उसे कब्रिस्तान बता दिया। और बूचड़खाना, ये जहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब हड्डी वगैरह मिले हुए हैं तो इसे बूचड़खाना क्षेत्र बता दिया। और दमदमा से दोस्तों, कहाँ से? दमदमा, दमदमा से 41 मानव कंकाल मिले हुए हैं। दमदमा क्षेत्र से क्या मिला हुआ है? 41 मानव सावधान, कितने? 41 मानव सावधान मिले हुए हैं दोस्तों। यहाँ से 5 युगल है, 5 जो है युगल सावधान प्राप्त हुए हैं। और एक सावधान ऐसा है जिसमें 3 है, मतलब ट्रिपल है, ट्रिपल है। ये युगल सावधान है, ये ट्रिपल है। इससे कुछ लोगों ने, कुछ जो इतिहासकार हैं ये बताए हैं कि मतलब उस समय भी जो है पति के साथ, मतलब या फिर मालिक के साथ उनका नौकर भी उनके साथ, मतलब जब वो मरते थे तो उनके साथ उनको भी दफना दिया जाता था। ये अनुमान है दोस्तों,
ये सब अनुमान है। आगे देखते हैं। पशुपालन के साक्ष्य आपको आदमगढ़ से भी मिले हैं। आदमगढ़, इसे आजमगढ़ मत समझना, आदमगढ़ है। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश के क्या कहाँ है? होशंगाबाद जिले में। यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है? पशुपालन का। पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और बागोर जो है ये भीलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान का, भीलवाड़ा जिला राजस्थान का है। यहाँ से भी पशुपालन का ही साक्ष्य मिला हुआ है। और सराय नाहर क्षेत्र से दोस्तों, सराय नाहर क्षेत्र से 4 मानव कंकाल मिले हुए हैं। सावधान में 4 मानव कंकाल, मतलब सावधान मिला है जहाँ 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम जो पालतू बनाया गया जानवर है वो कौन था? कुत्ते थे। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। और कुछ सावधान में जो ऐसे मतलब साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे मालिक के साथ क्या हुआ है, उनके पालतू पशु को भी दफनाया गया है। मालिक भी है और उनका पालतू पशु है। ठीक दोस्तों। और कृषि के जो आविष्कार हुआ था वो मैंने पहले ही बता दिया था कब हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कहाँ से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के आविष्कार का साक्ष्य मिला हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। पश्चिमी बलूचिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान में, वहाँ से मिला हुआ है कृषि के आविष्कार का साक्ष्य। जो हड़प्पा पूर्व साक्ष्य भी आप कह सकते हो। ये हड़प्पा पूर्व साक्ष्य जो मिला हुआ है यहाँ से, इसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता की विकास होती है। यहाँ से कृषि के आविष्कार के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। और सर्वप्रथम जो खेती की गई थी वो किसकी की गई थी दोस्तों? गेहूँ की। सर्वप्रथम गेहूँ की खेती की गई थी। और ये जो साक्ष्य है लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हुए हैं मेहरगढ़ से। दोस्तों जो भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से। ये दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। संत कबीर नगर जिले से यहाँ का एक क्षेत्र है लहुरा देव। क्या है? लहुरा देव। यहाँ से मिले हुए सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य ये लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के अनुमान लगाया गया है। मतलब इसके बीच के हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक का है? 7000 ईसा पूर्व का ये अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों लहुरा देव क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ से भी जो मतलब प्राचीनतम साक्ष्य हो गेहूँ का ही साक्ष्य मिला है। जो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य है, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? इलाहाबाद जिले के कोलडीहवा क्षेत्र से। कोलडीहवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों बेलन नदी घाटी के तट पर है। बेलन नदी के तट पर स्थित क्षेत्र है। यहाँ से कैसे पता चला कि यहाँ से मतलब चावल है? यहाँ से चावल नहीं, चावल की भूसी मिली है, इसलिए माना जाता है चावल की भूसी मिली है। तो यहाँ से माना जाता है कि मतलब चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। और इसका जो समय है दोस्तों ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास का, लगभग 6500, कई लोग 6500 ईसा पूर्व मानते हैं।
तो ये कई लोग 7000 ईसा पूर्व, कई लोग 6500 ईसा पूर्व मानते हैं। एज भी नहीं ईसा पूर्व है दोस्तों, ये जब का है 6500 ईसा पूर्व का। और आग का व्यापक उपयोग जो होता है, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, पूरा पाषाण काल में। लेकिन जो व्यापक उपयोग होता है, उपयोग ये कब होता है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कैसे पता चलता है? ये मिलता है दोस्तों बेल्लारी के पास, मैसूर में है बेल्लारी जिला, बेल्लारी जिला। इसके पास का एक क्षेत्र है संगम कल्लू, संगम कल्लू। तो ये दोस्तों कहीं कहीं आपको संगल कल्लू भी मिलेगा और संगम कल्लू भी मिलेगा। तो संगम कल्लू मैंने लिखा है, आप संगल कल्लू रहेगा उसे भी ध्यान देना। तो यहाँ से मिला हुआ है राख का टीला। क्या मिला हुआ है? राख का टीला। जब आग का उपयोग होगा जब तो राख के टीले मिलेंगे। तो यहाँ से मिला हुआ है राख का टीला। तो यहाँ से पता चलता है कि नवपाषाण काल में आग का उपयोग हो गया था। और इसी समय नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। तो सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग हुआ वो कौन सी धातु थी? तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग हुआ वो क्या थी दोस्तों? तांबा थी। और इससे जो पहला उपकरण जो बनाया गया तांबे से, जो मतलब इस धातु का प्रयोग करके उपकरण बनाया गया, वो क्या था? कुल्हाड़ी। यहाँ से कृषि का साक्ष्य हो सकता है यही तांबा धातु। वैसे तांबा धातु थोड़ी दोस्तों क्या होती है? लचीली होती है, हल्की होती है। लेकिन माना जाता है कि इसी से कृषि को बढ़ावा मिला, इसी से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला। और सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य मिले वो भी आपको नदी के किनारों मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, तांबे की धातु का ही उपयोग करके कृषि को बढ़ावा दिया गया। ये कहाँ से पाया गया? अतिरपक्कम से, अतिरपक्कम से ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। हम एक बार देख लेते हैं, कुछ क्षेत्र देख लेते हैं, पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। ये देखो अतिरपक्कम कहाँ है? कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है, तमिलनाडु में पड़ता है। और देख लेते हैं नीचे कुछ स्थल देख लेते हैं। ऊपर देखो दोस्तों, यहाँ आपको बुलझोन दिखाई देगा। ये देखिए बुलझोन। और जो कोलडीवा क्षेत्र है वो कहाँ है? इलाहाबाद में। ये रहा चिराद, ये भी नवपाषाणकालीन क्षेत्र है, पाषाणकालीन क्षेत्र। और मेहरगढ़ जहाँ से सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य मिला वो ये रहा। और पयमपल्ली ये भी पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र है। यहीं के पास कोलडीवा है, यहीं पे आपको कोलडीवा क्षेत्र मिलेगा। अतिरपक्कम भी यहीं आसपास है। सॉरी, कोलडीवा नहीं, अतिरपक्कम यहाँ है। तो यहाँ से अतिरपक्कम से आपको तांबे का प्रयोग मिलेगा, तांबे धातु का साक्ष्य मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है पाषाणकालीन सभ्यता समाप्त होता है। आगे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। इसके बाद जो सभ्यता की शुरुआत होती है वो सिंधु सभ्यता। इसके बाद शुरुआत होती है दोस्तों, आप देख चुके हो कि आपको नवपाषाणकालीन में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिल जाते हैं। जब कृषि का विकास होगा, इतना उपजा मतलब कृषि में इतना उत्पाद होने लगेगा कि वो जो नगरों में रहते हैं लोग, उनके लिए भी कुछ ये मतलब अतिरिक्त उत्पादन अगर कर सकें तो ही नगरों का विकास हो सकता है। नहीं तो नगरों के लोग खाएंगे कहाँ से? मतलब कृषि का अतिरिक्त उत्पादन नगर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो
आपको उसमें नवपाषाण कालीन में दिख चुका है मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिल गया है। उसके बाद से कृषि का विकास होता है और एक नया सभ्यता सिंधु सभ्यता जो नगरीय सभ्यता होती है इसका जन्म होता है। और इसकी दोस्तों जो सर्वाधिक मान्य तिथि होती है वो लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। आपको बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे तिथि बताएंगे, किसी किसी बुक में अलग अलग तिथि मिलेगा, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का आता है। दोस्तों आप क्वेश्चन में अगर आता है तो इसका जो सबसे नज़दीक होगा, जो सबसे इसके पास में होगा जो भी काल, उसे ही टिक करना। अगर ये आता है तब तो सबसे अच्छा है, लेकिन इसके जो सबसे नज़दीक होगा उसे ही आप टिक करना, वही आपका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो शुरुआत होती है 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इस विभाग के जो है महानिदेशक होते हैं ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सर जॉन मार्शल साहब, इनके सुपरविजन में कौन करता है? राय बहादुर दयाराम साहनी खोज की शुरुआत करते हैं, मतलब खुदाई की शुरुआत करते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का खोज की, मतलब हड़प्पा स्थल का खोज किया गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा दोस्तों कहाँ है? हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी कहाँ है, मतलब ये हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसके क्या है, मांटम गोमरी, देखो मांटम गोमरी जिले में स्थित है। इसे साहिवाल, इस स्थल को साहिवाल भी कहा जाता है। तो यहाँ हड़प्पा स्थल है, मांटम गोमरी जिला, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान देश, पंजाब प्रांत और मांटम गोमरी जिले में हड़प्पा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत बार ही पूछा गया है दोस्तों, इसलिए दोनों को इसी बार मतलब एक साथ ही बता रहा हूँ। सिंधु नदी के दाएं तट पर है, वो बाएं तट पर थी, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, और वो रावी नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर, और ये सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। वो मांटम गोमरी जिले में है और ये लरकाना जिले में। आगे देखते हैं दोस्तों। जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, जॉन मार्शल, इन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है, आ भी सकता है, आने की संभावना भी है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं दोस्तों। सबसे जो पश्चिमी पूर्व स्थल है, पश्चिम, पूर्व और उत्तर, दक्षिण। पश्चिम जो पूर्व स्थल है, सबसे पश्चिमी जो है ये है सूतकांगडोर। ये कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान में है, और ये सबसे पश्चिमी पूर्व स्थल है। उसके बाद देख लेते हैं आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर ये कहाँ है? सबसे पूर्व में है आलमगीरपुर। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ये सबसे पूर्वी स्थल है। और मांडू जो है, मांडू आपको दोस्तों कहीं मांडा भी मिलेगा, मांडू भी मिलेगा, तो इससे नहीं घबराना है। आप मांडा भी ध्यान दे सकते हो, मांडू भी ध्यान दे सकते हो। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सबसे उत्तरी स्थल है,
उत्तरी पूर्व स्थल है। और सबसे दक्षिणी जो है दयामाबाद, कहीं कहीं दयामाबाद भी मिलेगा, दयामाबाद भी मिलेगा, दयामाबाद। ये महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी ये विस्तार है इसका। इसका जो आकार है दोस्तों ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकार है ये स्थल का। और ये विस्तार जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता, इस नगर का विस्तार था, नगरीय सभ्यता का विस्तार था। और हड़प्पा से अब देखते हैं दोस्तों पुरातत्व से मतलब साक्ष्य मिले हैं, जो स्थल मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा से बाहर 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। अन्नागार प्राप्त हुआ कहाँ से? हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से अन्नागार मिला है। ये दोस्तों 6 कक्षों में विभाजित है, मतलब एक तरफ 6 कक्षे, एक तरफ 6 कक्षे, 2 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में, एक पंक्ति में 6 कक्षे, दूसरे पंक्ति में 6 कक्षे। और हड़प्पा से ही आगे देखते हैं, हड़प्पा से ही इसके मतलब जो आवासीय क्षेत्र है, हड़प्पा का आवासीय क्षेत्र, इसके जो दक्षिण में है कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है। इसे नाम दिया गया है समाधि आर्क 37, समाधि आर्क 37 इसका नाम दिया गया है। इसका जो आवासीय क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित है कब्रिस्तान। ये साक्ष्य मिला हुआ है कहाँ से? हड़प्पा से मिला हुआ है। और इस जो पूरी नगरीय सभ्यता थी इसका जो सब मतलब अभिलेख मिले हुए हैं जो भी, वो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभिलेख ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा अभिलेख। जो अभिलेखी मुहर प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा। अतः मतलब इस तरह से इसे माना जा सकता है ये एक तरह से मेन मतलब राजधानी क्षेत्र था, एक तरह से राजधानी क्षेत्र था। इसलिए मतलब यहाँ से ज़्यादा मुहरे, यहाँ से व्यवसाय बहुत ज़्यादा होता था, व्यवसाय जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ से मुहरे भी ज़्यादा मिलेंगी। तो और उर्वरता की देवी का साक्ष्य मिला है, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी मतलब कैसे माना गया? एक स्त्री मिला हुआ है, स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है, एक स्त्री की मूर्ति मिली हुई है, उनके गर्भ से जो है पौधा निकला हुआ है, इसे माना जाता है उर्वरता की देवी हैं। इनकी पूजा होती थी उर्वरता की देवी। और जो सर्वप्रथम मतलब पैदा किया जाता था जो अनाज, वो क्या था? गेहूँ था और जौ। इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, मतलब ये वहाँ हड़प्पा में इसके अवशेष मिले हैं गेहूँ और जौ के। ये हड़प्पा में उगाया जाता था गेहूँ और जौ। हड़प्पा मुहर जो थी, मुहरों पर लिपि जो थी वो पहले दोस्तों दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी हड़प्पा लिपि। और इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला हुआ है, एक श्रृंगी पशु, जिसे यहाँ का जो मतलब इसे पवित्र भी माना जाता है, पवित्र पशु भी माना जाता है, इसकी पूजा होती थी। पवित्र पशु एक श्रृंगी पशु मिला। और जो ये लिपि थी, चलते हैं ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। ये जो लिपि थी दोस्तों, ये लिपि कैसी थी? सॉरी, यहाँ ये लिपि जो थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये मतलब छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, उनके भाव को समझा जाता था कि मतलब ये कैसे चित्र हैं, इनसे पता चलता था। मतलब चित्र बना के इस लिपि को समझाया गया है, चित्र बना के लिपि को उस समय जो मतलब उनका बातें होती थी, लिपि जो लिखी जाती थी, उनका जो संवाद होता था वो चित्र बना के भाव चित्रात्मक लिपि की तरह मतलब भाव से उनका संवाद होता था। आगे देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ होता है,
ये क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। और इसका जो उत्खनन कराते हैं राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी इसका उत्खनन शुरुआत कराते हैं 1922 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन होता है और 1922 में मोहनजोदड़ो का होता है। कौन कराता है? राखल दास बनर्जी। यहाँ से जो सबसे मेन चीज़ मिला है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार दोस्तों, इसे धार्मिक स्थल भी माना जाता है कि मतलब धर्म के जब भी उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करना होता था तो यहाँ सार्वजनिक जो मतलब स्नान होता था, सामूहिक स्नान होता था यहाँ। और यहाँ किनारे किनारे बहुत सारे कक्ष भी बने हुए हैं जिनमें मतलब वस्त्र चेंज किया जाता था वहाँ पे। और इसमें जो पानी की निकास की व्यवस्था थी, एक साइड में एक होल भी था जिससे पानी का निकास होता था और साइड में कुएं बने हैं जहाँ से पानी निकाल कर डाला जाता था। तो एक तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था थी उस समय के हिसाब से, बहुत अपने आप में उत्कृष्टतम व्यवस्था थी। और जो ये मतलब विशाल स्नानागार मिला है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई बताई जाती है ये 11.8 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर ऊंचा था। इसे मार्शल साहब ने अपने समय का अद्भुत निर्माण बताया। किसने? मार्शल साहब ने इसे अपने समय का तत्कालीन संसार का क्या है? अद्भुत निर्माण बताया गया है, मतलब बताया इसे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ का, सबसे महत्वपूर्ण स्थल वो अन्नागार है। अन्नागार ये हड़प्पा सभ्यता के ही पूरे सबसे बड़ी इमारत थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार। यहाँ भंडार होता था। यहाँ से इससे पता चलता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये कोई ऐसी व्यवस्था थी जो आपातकाल समय में मतलब लोगों को अन्य मतलब अनाज वगैरह प्रोवाइड कराती थी। मतलब एक कोई ऐसी व्यवस्था थी जो इस पूरे नगरीय व्यवस्था को हैंडल करती थी, इससे अनुमान लगाया जाता है। और इस तरह से इस दोनों को हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा, एक किसी नगर की जुड़वा राजधानी, एक राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान देना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जो दोस्तों सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे एक तरह से ग्रिड पद्धति थी, जाल पद्धति थी एक तरह से। और इस जो जाल पद्धति थी इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। कहीं कहीं सर्कस भी मिलेगा। तो इसमें जो भी होगा आपको डरना नहीं है, उसे क्लिक करना है, उसे टिक करना है। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ये आयताकार और वर्गाकार पूरे नगर को आयताकार और वर्गाकार क्षेत्र में विभाजित करती थी। ये ऑक्सफोर्ड सर्कस जो मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर विच्छेदित करती थी, इसी को ही ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। और यहाँ मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रसिद्ध अवशेष मिला हुआ है ये क्या है? नर्तकी की मूर्ति है जो कांस्य की बनी है। नग्न नर्तकी की मूर्ति है जिसके एक हाथों में बैंगल पहने हुई है और त्रिभंग मुद्रा में मतलब कटी प्रदेश भी इसका एक हाथ है। तो ये डांसिंग पोजीशन में है। और ये एक योगी की मूर्ति मिली है जो सेलखड़ी की बनी हुई है। योगी की मूर्ति मिली हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से पशुपति की मूर्ति मिली हुई है जिनके चारों ओर बहुत सारे पशु टहल रहे हैं। और इनके सर पे एक त्रिशूल के आकार का 3 सींग भी है। इन्हें वर्तमान शिव से जोड़ते हैं, भगवान शिव से इन्हें जोड़ा जाता है। ये पशुपति की मूर्ति मिली है। और एक गीली मिट्टी पर
गीली मिट्टी पर कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हुए हैं यहाँ से। मतलब उस समय ऐसा लगता है कि कपड़े बनाए जाते थे, कपड़ों का उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो के समीप वहीं पास में ही एक स्थल प्राप्त हुआ है, चनूदड़ो। क्या है? चनूदड़ो। ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। और इसकी खोज 1931 में किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, चनूदड़ो की खोज। देखते हैं चनूदड़ो से क्या प्राप्त हुआ। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, मन के बनाने के कारखाने। चनूदड़ो से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। और चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से जो ईंटें हैं वो सारी वर्गाकार प्राप्त हुए हैं। और सभी जगहों से ईंटें जो हैं आयताकार प्राप्त हुए हैं, ईंटें जो है आयताकार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटें जो हैं वर्गाकार प्राप्त हुए हैं। ये चनूदड़ो एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ से वर्गाकार प्राप्त हुए। और यहाँ से कोई भी दुर्ग अवशेष, मतलब सारे नगर जो थे एक दुर्ग और एक निचला शहर में विभाजित था। ये ऊंचाई पर था ये दुर्ग क्षेत्र, तो यहाँ से दुर्ग क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ है चनूदड़ो से। आगे देखते हैं, चनूदड़ो से जो है दुर्ग क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लोथल, ये गुजरात में स्थित है। ये प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, जहाँ से व्यापार होता था। उस समय तत्कालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ से व्यापार होता था इसका। और यहाँ से दोस्तों लोथल से क्या क्या मिला हुआ है, इसे पहले देख लेते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। मतलब इसकी जो वो है नगरीय व्यवस्था, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से बहुत ज़्यादा समानता दिखाती है, तो इसलिए इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को सिंधु सभ्यता में जो घरों की खिड़कियाँ थी, घरों की जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं सिंधु सभ्यता में, ये सभी जगह जो मेन रोड है इसके पीछे बैकवर्ड साइड में खुलती थी। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे मेन साइड में जो मतलब मेन सड़क है उसी की तरफ यहाँ की सड़कें और खिड़कियाँ खुलती हैं लोथल में। और दोस्तों खिलौने पर बिल्ली का पीछा, एक खिलौना मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए, उस पर कुत्ते की पद चिन्ह है। कुत्ते का क्या है? पद चिन्ह है। ये चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चनूदड़ो, चनूदड़ो से प्राप्त हुआ है ये साक्ष्य। और यहाँ से चनूदड़ो से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिलता है। लिपस्टिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन भी उस समय आम बात थी। उस समय सौंदर्य प्रसाधन स्त्रियाँ यूज करती थी। और चावल का जो साक्ष्य है, चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है सर्वप्रथम। चावल का साक्ष्य कहाँ से? लोथल से प्राप्त होता है। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका साक्ष्य रंगपुर से भी, ये भी गुजरात में है दोस्तों, लोथल के पास में ही है रंगपुर। यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मतलब चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, फारस की जो मुद्रा है दोस्तों, फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा ये प्राप्त होता है युग्म 3 युग्म समाधियाँ, 3 युग्म समाधियाँ मतलब युगल समाधियाँ। और पके रंग के पात्र प्राप्त होते हैं और मिट्टी के बने घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति प्राप्त होता है। ये सब अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से।
फारस की मुद्रा, 3 युगल समाधियाँ, घोड़े की मूर्ति, पके रंग के मिट्टी के बर्तन ये प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं हनुमानगढ़ जिले से, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा ये स्थल प्राप्त होता है। यहाँ से इसकी जो खोज होती है ये कौन करता है, अमलानंद घोष और बीबी लाल इसकी खोज करते हैं, कालीबंगा की खोज। ये अन्य सिंधु नगरों के अन्य जो नगर थे उससे हटकर यहाँ पे कच्ची मतलब अन्य जगह पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग, और यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन घर बनाने में नहीं, केवल नालियों को बनाने में, यहाँ पे नालियों को बनाने में, कुओं को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में। और जो स्नान घर बनाने के लिए यहाँ भी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। और कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है, कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाई स्थल है जिसका ऊपरी नगर तो दुर्गीकृत था ही, निचला नगर भी ये भी दुर्गीकृत था। इसका भी किलेकरण किया गया था, मतलब रक्षा प्राचीर इसका भी बनाया हुआ था। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगा से। और जो कच्छ का रण क्षेत्र है, यहाँ से एक चीज़ और मिला, उसे भी देख लेते हैं। 7 अग्निकुंडों की कतार मिली है, अग्निकुंडों का कतार मिला हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि मतलब उस समय बलि प्रथा हो सकता है, मतलब बलि प्रथा थी वहाँ पे, मतलब बलि प्रथा प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा से। अब आगे बढ़ते हैं, धौलावीरा क्षेत्र देखते हैं। धौलावीरा क्षेत्र ये कहाँ पे है, ये सिंधु सभ्यता का ऐसा नगर है जो किला, मतलब किला, मध्य और निचला, सारे 2 क्षेत्रों में विभाजित है, एक किला क्षेत्र और एक निचला क्षेत्र। ये 3 भागों में, किला, मध्य और निचले क्षेत्र में विभाजित है। कौन है, धौलावीरा। यहाँ के जो निवासी थे ये उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ की मतलब जो जल व्यवस्था थी वो सबसे उत्तम थी, धौलावीरा की जल व्यवस्था सबसे उत्तम थी। और हड़प्पा लिपि के जो बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले हुए हैं, यहाँ से बड़े आकार के 10 चिन्ह मिलते हैं एक शिलालेख पर। और एक विशाल जलाशय भी मिलता है। ये विशाल जलाशय कभी भी उससे मत जोड़ना जो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, विशाल स्नानागार। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिलता है धौलावीरा क्षेत्र से। घग्गर नदी के तट पर स्थित हिसार जिले में, घग्गर नदी के तट पर स्थित हिसार जिले में क्या है, राखी गढ़ी क्षेत्र, राखी गढ़ी क्षेत्र प्राप्त होता है। घग्गर नदी के कहाँ स्थित है, घग्गर नदी के तट पर हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से दोस्तों ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत में यह राखी गढ़ी क्षेत्र। और इसकी खोज किसने की थी, सूरज भान ने, सूरज भान ने की थी 1969 में। 1969 में इसकी खोज की थी किसने, सूरज भान ने की थी। और सतलुज नदी के तट पर स्थित रोपड़ जो क्षेत्र है, रोपड़ ये कहाँ है, सतलुज नदी के तट पर, सतलुज नदी के तट पर रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफन मिला हुआ है, मनुष्य के साथ
कुत्ता दफन हुआ मिला है, दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के रंगपुर से उत्तर हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा पतन के बाद साक्ष्य मिले हुए हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से? रंगपुर से। रंगपुर कहाँ? गुजरात में स्थित है। गुजरात के रंगपुर से उत्तर हड़प्पा कालीन क्षेत्र भी मिले हुए हैं। हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिले पर में स्थित, कहाँ? एक मिनट, हिंडन नदी के तट पर मेरठ जिले में आलमगीर जो स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर। यहाँ से मृदभांड मन के कुछ बर्तनों पर त्रिभुज का आकार, और इस त्रिभुज का आकार, मोर का आकार और छिपकली गिलहरी का आकार, ये सब मिले हुए हैं। कहाँ से? बर्तनों पर आलमगीरपुर से मिले हुए हैं। इसे ध्यान देना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और आपके सहारनपुर जिले में हुलास से क्या मिला होगा? कांचली मिट्टी के मनके मिले हुए, चूड़ियाँ मिले हुए हैं, और हड़प्पाई लिपि युक्त एक ठप्पा मिला हुआ है। हड़प्पाई लिपि युक्त एक ठप्पा मिला हुआ है। कहाँ से? हुलास से। उत्तर प्रदेश के एक और स्थल है देसलपुर से रक्षा प्राचीर मिला हुआ है। एक रक्षा प्राचीर मिला हुआ है, किला मिला हुआ है। कहाँ से? देसलपुर से। एक हड़प्पाई बंदरगाह और था जो बालाकोट बलूचिस्तान, इसे जम्मू कश्मीर के पास बालाकोट से मत जोड़ना, ये बलूचिस्तान के पास है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों साक्ष्य मिले हुए हैं। एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पाई तीनों स्थल मिले हुए हैं, ये हिसार जिले में स्थित बनमाली क्षेत्र है। बनमाली ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पाई तीनों स्थल प्राप्त होते हैं। यहाँ से, कहाँ से? बनमाली से। आगे देखते हैं दोस्तों। बागपत जो जिला है, वहाँ के बारोट तहसील से सनौली नामक स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 समाधान मिले हैं। इनकी जो दिशा है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण, समाधान की दिशा उत्तर से दक्षिण है। 125 समाधान मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। तौल की जो इकाई थी ये 16 के अनुपात में थी। आज भी आप देखते हो, अभी कुछ साल पहले तक हम 16 आने चलाते थे, तो आज भी वो अनुपात बना हुआ था सिक्कों में 16 आने। तो ऐसे पहले की तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। और हड़प्पा से किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। मंदिर पूजा होता था, जो पूजा की पद्धति थी ये कैसी थी? ये आडंबर युक्त नहीं थी, मंदिर में नहीं थी, ये सब लोग आपस में खुद ही पूजा करते थे। मतलब मध्यस्थता का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है कि पुरोहित के द्वारा मध्यस्थता किया जाए। तो भगवान से इनका सीधा संपर्क था, मतलब ये भगवान से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करते थे। और मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। मिट्टी की बनी स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। इससे क्या साफ मतलब मिलता है कि समाज कैसा था? समाज जो था मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज था। उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी।
मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी उस समय। मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी दोस्तों। पालता प्रथा और वेश्यावृत्ति का भी साक्ष्य मिलता है हुआ है। वेश्यावृत्ति का भी साक्ष्य मिलता है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा वासी जो थे वो सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों। शव को गाड़ने और जलाने दोनों का साक्ष्य था। गाड़ने का भी और जलाने का भी दोनों का साक्ष्य मिलता है। लोथल कालीबंगा दो क्षेत्र ऐसे हैं। लोथल और कालीबंगा ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से युगल समाधियाँ मिली हुई हैं। और मेसोपोटामिया जो तत्कालीन सभ्यता थी वहाँ से मेलुहा, उसमें मतलब मेलुहा, वहाँ के अभिलेखों में मेलुहा से व्यापार का उल्लेख मिलता है। ये जो मेलुहा है इसका किससे मतलब अनुमान लगाया जाता है, ये सिंधु सभ्यता से मतलब इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग हुआ है। तो मेलुहा शब्द मतलब किसके लिए प्रयोग हुआ है, सिंधु सभ्यता के। और जो दिलमुन शब्द का प्रयोग हुआ है, ये दिलमुन बहरीन, दिलमुन या दिलमन आपको मिलेगा, ये बहरीन से लिया जाता है, मतलब बहरीन से। यहाँ से भी हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे। तो उस समय मतलब व्यापार बहुत प्रचलित था। और सिंधु सभ्यता का पतन होता है और बाद में पतन हो जाता है लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास पतन हो जाता है। और इसका जो सर्वमान्य जो कारण होता है वो क्या माना जाता है, बाढ़ माना जाता है। तो एक बार सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में हम देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में तो देखो दोस्तों, ये मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी जो स्थल है। आलमगीरपुर सबसे सबसे पूर्वी स्थल है जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी जो स्थल है क्या है, सुतकांगडोर। इसमें सुतकांगडोर लिखा हुआ है, सुतकांगडोर है दोस्तों। इसमें दोस्तों उसका दायमाबाद का नहीं दिख रहा है, तो दायमाबाद सबसे दक्षिणी पूरा स्थल है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता खत्म हुआ दोस्तों। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।